नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कर्मों का लेखा जोखा। माता रानी के नवरात्र शुरू हो गए थे। आज नवरात्रि का पहला ही दिन था, इसलिए आज सुधा जी सुबह सुबह उठ गई थी और माता रानी की नवरात्रि की तैयारी में लग गई थी। सुबह सुबह मंदिर की साफ सफाई करके पूजा अर्चना करके सुधा जी और भी काम कर रही थी। सुधा जी की आवाज सुनकर उनकी बहू को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सुबह सुबह की आवाज से उसकी नींद खराब हो रही थी और बड़बड़ा रही थी। खुद तो बुढ़िया को बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, लेकिन दूसरों को भी चैन से सोने नहीं देती और सारी रात यह बुढ़िया खांस खांस कर मेरी नींद खराब करती है। ऐसा सुधा जी की बहू रागिनी जोर जोर से बोल रही थी। रागिनी की आवाज सुधा जी के कानों में पड़ती है। रागिनी थोड़ी देर बाद तेज आवाज में बोली, सुधा, ओ सुधा, मेरा टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? रागिनी अपने बैग को कंधे पर टांग कर अपने कमरे से बाहर आई और बोली। सुधा जी ने कहा, हाँ बहू, मैंने तेरा टिफिन लगा दिया है। रागिनी टिफिन को खोलकर देखने लगी तो होठों को पिचकाती हुई बोली, अरे यह क्या है बुढ़िया, आज फिर से तूने यह मूली के पराठे बना दिए हैं। कल भी वही बनाए थे। तुझे कितनी बार कहा है रोज रोज एक चीज मत बनाया करो। मुझे रोज रोज एक चीज खाना अच्छा नहीं लगता। रोज एक ही चीज बनाकर रख देती है, मैं बोर हो जाती हूँ। अपनी बहू की बातों को सुनकर सुधा जी चुपचाप खड़ी रही और उनकी बहू रागिनी अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी में टाइम देखते हुए बाहर निकल जाती है। रागिनी फिर से दरवाजे से मुड़कर सुधा जी को कहती है, अरे ओ सुधा, मोनू को भी जल्दी से नाश्ता करवा कर तैयार कर देना। कहीं ऐसा न हो कि उसकी बस छूट जाए। उसकी वैन के आने का भी समय हो गया है। रागिनी उसी स्कूल में एक टीचर थी जिसमें उसका बेटा पढ़ता था। रागिनी थोड़ा जल्दी निकल जाती थी और उसके बेटे की वैन बाद में आती थी। बहू के जाने के बाद और पोते को भी स्कूल भेजने के बाद सुधा जी ने अभी नाश्ता किया था और नाश्ता करने के बाद किचन के सभी कामों को निपटाने लगी थी। काम को करते करते सुधा जी काफी थक गई थी, इसलिए थोड़ी देर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई, जिससे उनकी आंख लग गई थी। थोड़ी देर के बाद जैसे ही सुधा जी की आंख खुली तो काफी लेट हो गई थी। सुधा जी ने देखा कि बहू और पोते के आने का समय हो गया है, तो उनके आने से पहले सुधा जी ने जल्दी जल्दी से रोटियां बनाकर दोनों के लिए थाली तैयार कर दी। उनका पोता मोनू तो अपनी दादी के ही हाथों से खाना खाया करता था। रागिनी भी खाना खाने के बाद सुधा जी को कहने लगी, आज मैंने अपनी सहेली को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया है, इसलिए खाने में कुछ अच्छा सा बना देना। इतना कहकर रागिनी अपने कमरे में चली गई। सुधा जी तो दोपहर का काम निपटाकर पहले से ही रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी और बहू के कहे अनुसार अच्छे से पकवान भी बना दिए। घर के सभी कामों को अच्छे से निपटा कर बैठी ही थी तो रागिनी ने अपनी सासू माँ के हाथों में अपने कपड़े और अपने बेटे की यूनिफॉर्म अपनी सासू माँ को देते हुए कहा, लीजिए सुधा, अब इन पर प्रेस भी कर दीजिए। सुधा अपनी बहू को बहुत लाड़ प्यार करती थी, इसलिए उसकी कही हुई किसी भी बात को टालती नहीं थी। रागिनी को अपनी बहू नहीं बेटी की तरह मानती थी। सुधा जी रागिनी को जब किसी घर में लेकर आई थी तो अपनी बेटी बनाकर ही लाई थी, इसलिए अपनी बहू के कामों को खुशी खुशी करती थी। लेकिन जब से रागिनी का बर्ताव सुधा जी के प्रति बदलने लगा और रागिनी को उन पर बात बात पर अपमानित करने लगी तो उनका दिल टूट गया था। समय बीत गया, रागिनी का बर्ताव तो और भी बदतर होता जा रहा था। अब तो जब देखो वह सुधा जी पर बिना किसी बात ही बरस पड़ती थी और अपने आप फोन पर लगी रहती थी। सारे कामों की जिम्मेवारी अपनी सासू माँ के ऊपर ही डालती थी। घंटों घंटों फोन पर बात करती थी। सुधा जी को समझ नहीं आता था कि आखिर रागिनी बात बात पर उन्हें ऐसे क्यों कहती है। दूसरी तरफ से उसे अपनी बेटी की आवाज तो नहीं आती थी, क्योंकि सुधा जी का बेटा तो दिन में अपने कामों में व्यस्त रहता था और जब भी फोन करता तो सबसे पहले अपनी माँ से ही बात करता था। उसके बाद अपने बेटे से बात करके बाद में रागिनी से बात करता था। सुधा जी को अपने बेटे से बात किए हुए काफी समय हो गया था।
एक दिन सुधा जी ने कुछ साहस जताते हुए अपनी बहू रागिनी से पूछ लिया कि अरे बहू, किसका फोन है? अगर मेरे बेटे का फोन है तो मेरी भी बात करा दे, मेरा बड़ा मन कर रहा है अपने बेटे की आवाज़ सुनने के लिए। सुधा जी का इतना कहते ही रागिनी अपनी सासू माँ पर भड़क गई। अरे वाह रे बुढ़िया, तू तो मेरे ऊपर नज़र भी रखने लगी है। मैं किसी से बात करूं, तुझे इससे क्या लेना देना? मैं बता रही हूँ बुढ़िया, तू अपने काम से काम रख, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और मेरे किसी भी मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। रागिनी ने अपनी सासू माँ को कड़कती आवाज़ में जवाब दिया तो सुधा जी डर गई थी। रागिनी सुधा जी को कहने लगी, अरे ओ सुधा, जब तुम अपनी योगा क्लास जाओगी तो मेरे बैग में से 100 रुपये लेती जाना और मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना। रागिनी ने अपनी सास का ऑर्डर देते हुए कहा। सुधा जी ने कहा, ठीक है बहू, लेती आऊंगी। सुधा जी रागिनी के बैग से पैसे लेने चली गई। जैसे ही सुधा जी ने रागिनी के बैग को खोला तो देखकर हैरान रह गई। रागिनी के बैग में सिगरेट के पैकेट पड़े हुए थे, लेकिन सुधा जी ने बिना कुछ कहे ही देखकर पैसे लेकर बैग को बंद कर दिया और कुछ नहीं कहा। अपनी योगा क्लास के लिए चली गई, लेकिन उसके मन में वही सिगरेट के पैकेट घूम रहे थे। वह सोच रही थी कि आखिर रागिनी के बैग में सिगरेट के पैकेट क्या कर रहे हैं। क्या रागिनी चुप चुप के सिगरेट पीती है या कोई और सिगरेट पीता है जो फोन के दूसरी तरफ बोलता हुआ सुनाई देता है? और जिस व्यक्ति से रागिनी पूरा दिन फोन पर बिजी रहती थी, शायद यह उसका पैकेट हो सकता है। लेकिन सच को जाने बिना सुधा जी ने किसी भी निष्कर्ष पर जाना सही नहीं समझा। लेकिन सुधा जी अब तो रागिनी के ऊपर शक होने के कारण उस पर नजर रखने लगी थी। अगले दिन जब रागिनी फोन पर बातें करते करते छत पर चली गई तो सुधा जी ने सोचा कि चुपके से आज वह रागिनी की बातों को सुनेगी। यह सब सोचकर सुधा जी छत पर छिपकर सीढ़ियों पर खड़ी होकर रागिनी की बातें सुनने लगी। रागिनी कह रही थी, अरे क्या यार, तुम भी के ना कैसी बातें करते हो। अच्छा, सब बातें छोड़ो, यह बताओ कि 2 दिन बाद स्कूल के बाद कहाँ पर घूमने जा रहे हैं, मुझे तो बता दो। दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे वही हमारा मिलन पॉइंट। रागिनी बोली, अच्छा, वह तो मेरा फेवरेट जगह है। बहू के मुंह से किसी अनजान व्यक्ति का नाम सुनकर सुधा जी हैरान रह गई थी। अब तो सुधा जी को अपनी बहू के ऊपर और भी शक बढ़ गया था और उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। आखिर जिसकी शंका थी वही हुआ था। रागिनी उनके बेटे के जाने कब से धोखा दे रही थी। यह सभी बातें सोचकर सीढ़ियों पर खड़ी हुई सुधा जी का सर चकराने लगा और चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। जैसे ही सीढ़ियों से नीचे गिरी तो कमला उनके पैर से टकराकर नीचे गिर गया। सुधा जी घबराकर जल्दी जल्दी से उठकर वहां से जाने लगी, लेकिन रागिनी ने तुरंत अपने फोन को बंद करके नीचे देखा तो सुधा जी को देखकर रागिनी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, परंतु उसने अपने चेहरे के रंग को छुपाते हुए कड़कती आवाज में कहा, अरे बुढ़िया, क्या तू मेरी जासूसी कर रही थी? रागिनी ने सुधा जी की चोटी को खींचते हुए बड़े ही गुस्से से कहा, बोल बुढ़िया, तू छत पर क्या लेने आई थी और तूने हमारी क्या क्या बातें सुनी हैं? बोल जल्दी बुढ़िया। अपनी बहू का ऐसा रंग देखकर सुधा जी काफी डर गई थी और कहने लगी कि अरे नहीं नहीं बहू, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना है, मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ सुना ही नहीं। तो रागिनी कहने लगी, अरे बुढ़िया, कान खोलकर सुन लेना, अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके गली के कुत्तों को खिला दूंगी, समझी ना बुढ़िया। रागिनी अपनी सासू माँ को दांत भींचकर फटकार लगा रही थी। अपने कमरे में आई तो कमरे में आते ही सबसे पहले उसने अपने उस बॉयफ्रेंड अमित को फोन लगाया। अरे अमित, क्या बताऊं, आज तो उस बुढ़िया ने हमारी सारी बातें सुन ली थी, आज तो अनर्थ ही हो गया है। मैं तो घबरा गई थी। बुढ़िया चुपके से छिपकर हमारी सारी बातें सुन रही थी। तभी अमित कहने लगा, अरे रागिनी, यह तो अनर्थ हो गया है। अगर उस बुढ़िया ने अपने बेटे को इन सभी बातों को बता दिया तो तुम्हारा पति तो हमें जिंदा ही जला डालेगा। अमित ने घबराते हुए कहा। रागिनी कहने लगी, अब तुम बताओ तो हमें क्या करना चाहिए?
घबराते हुए रागिनी अमित से कह रही थी, कुछ न कुछ तो रास्ता हमें निकालना ही पड़ेगा। तुम कुछ तरकीब तो सोचो, इससे पहले कि बुढ़िया अपने बेटे को कुछ भी बताए, क्यों ना हम इस बुढ़िया को ही रास्ते से हटा देते हैं, फिर तो कोई डर भी नहीं रहेगा। हमें इसको हटाने की तरकीब सोचनी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? रागिनी ने कहा। अमित बोला, अरे क्या मतलब कि बुढ़िया को टपका ही डालते हैं, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। बताओ तुम क्या कहती हो इस बारे में? रागिनी कहने लगी, क्या हो सकता है, हाँ क्यों नहीं, बुजुर्ग हड्डियां हैं, बुढ़िया के गले पर हाथ रखते ही बुढ़िया तो मर जाएगी, और वैसे भी बुढ़िया के दिन ही कितने बचे हैं, मर भी गई तो कौन सी आफत आ जाएगी। रागिनी कहने लगी, लेकिन अमित, हम इस बुढ़िया को घर में मारने का जोखिम नहीं ले सकते, हमें कुछ और ही तरकीब सोचनी पड़ेगी, काम हो जाए और किसी को शक भी ना हो। अमित कहने लगा, रागिनी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस सब का उपाय भी मेरे पास है। कल जब तुम स्कूल आओगी तो हम दोनों मिलकर स्कूल में बैठकर सभी बातें डिस्कस कर लेंगे, इसलिए तुम घबराओ मत। अमित ने रागिनी को समझाते हुए कहा। सुधा जी अब तो घबराई हुई थी, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, उनकी नींदें तो सौ कोस दूर चली गई थी। उन्हें अपने बेटे और अपने कुल की चिंता सता रही थी। उन्हें अपनी बहू पर बहुत शर्म आ रही थी कि उनकी बहू कितना गंदा काम कर रही है, उनके बेटे की पीठ पीछे किसी और से नैन मटक्का कर रही है। सुधा जी का दिन भी इसी उलझन में निकल गया। सुधा जी रोज की तरह ही शाम होते ही अपनी योगा क्लास के लिए निकल पड़ी। दूसरी ओर रागिनी और अमित सुधा जी को मारने का प्लान बना रहे थे। उन्होंने सुधा जी का मर्डर करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। उन्हें तो बस सुधा जी के योगा क्लास से वापस आने का इंतजार था। जैसे ही सुधा जी योगा क्लास से वापस आ रही थी, अचानक से उन्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। सुधा जी ने सोचा कि यह मेरा शायद वहम है। सोचकर सुधा जी फिर से अपने घर की तरफ चल दी, लेकिन पीछे से किसी ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उन्हें पकड़कर गाड़ी में बैठा दिया। थोड़ी सी आंखें खुली थी तो सुधा जी ने अपने आप को गाड़ी के अंदर पाया। गाड़ी तो बड़ी तेजी से स्पीड से दौड़ी जा रही थी। सुधा जी को अपने कानों में कुछ आवाज सुनाई पड़ रही थी, जो आवाज उनकी बहू रागिनी की थी। रागिनी कह रही थी, अरे यार अमित, यह बुढ़िया मर तो जाएगी ना? रागिनी ने घबराते हुए अमित से पूछा। अमित कहने लगा, अरे इस बुढ़िया को तैरना भी नहीं आता है, तो इस बुढ़िया का बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमित ने यह कहते हुए गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाने के बाद अमित ने एक जगह पर गाड़ी को रोक दिया। अमित और रागिनी गाड़ी से उतर गए। उस जगह को जांचने लगे। सुधा जी गाड़ी के अंदर बांध कर बैठाई हुई थी और वह बेसुध सी हो गई थी। वे अधूरी, वे अधमरी सी हो गई थी। इससे पहले कि सुधा जी होश में आती, उन दोनों ने सुधा जी को उनके हाथ और पैरों को पकड़कर यमुना के पुल से धक्का दे डाला। घबराहट के मारे रागिनी और अमित को भी हो रही थी। घबराहट के कारण दोनों ने जल्दी जल्दी से सुधा जी को फेंकने के बाद गाड़ी लेकर निकल गए। पानी में गिरते ही सुधा जी को होश आया तो वह अपने हाथ पैरों को मारकर छटपटा रही थी, लेकिन उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। वहां पर बैठे हुए एक लड़के की नज़र सुधा जी पर पड़ी तो उस लड़के ने जल्दी जल्दी से यमुना जी में डुबकी लगा दी। उस लड़के ने देखा था कि पानी में कोई डूब रहा है। वो सुधा जी को बचाने के लिए यमुना जी में कूद गया था और बचाकर बाहर ले आया। पानी में रहने के कारण सुधा जी बेहोश हो गई थी। उनके पेट में पानी भर गया था। उस लड़के ने सुधा जी के पेट को दबाकर और उनके हाथ पैरों को सहलाकर उन्हें होश में लाया, लेकिन सुधा जी काफी डर गई थी और डर के मारे रो रही थी। उनकी हालत एक पागल इंसान के जैसी हो गई थी। उनके होठ भी नीले पड़ गए थे। उनका शरीर डर के मारे थर थर कांप रहा था। सुधा जी को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। वह लड़का सुधा जी को चुप करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह लड़का सुधा जी को कहने लगा, अरे माँ जी, एक बात तो बताइए, आप नदी में कैसे गिर गई? थोड़ी देर बाद जब कुछ उन्होंने होश संभाला तो वह लड़का सुधा जी को उठाकर अपने घर ले आया और अपने घर आकर सुधा जी को बेड पर लेटा दिया। वह लड़का सुधा जी के पैरों की मालिश कर रहा था और उनके हाथों को भी मल रहा था। थोड़ी देर होने के बाद सुधा जी को कुछ होश आया
तो वह लड़का कहने लगा, अरे माँ जी, आप ठीक तो है ना? लेकिन सुधा जी तो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। उनके तो जैसे चोट ही लग गई थी। उनका शरीर थर थर कांप रहा था। वह बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। मोहन बोला, माँ जी, आप सबसे पहले अपने गीले कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध बनाकर लाता हूँ। मोहन ने सुधा जी को अपनी माँ के कपड़े पहनने को दे दिए। मोहन इस घर में अकेला ही रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में रहकर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, जिससे अपने दैनिक जरूरत को पूरा करता था और अपने खर्चों को चलाता था। ट्यूशन से उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। शाम को घूमने के इरादे से यमुना किनारे जाया करता था और वहाँ थोड़ा सा समय बिताता था। खाली समय मिलता तो वह मूवी भी देखा करता था। उसे हॉरर मूवी देखने का बड़ा ही शौक था। आज भी मोहन रोज की तरह ट्यूशन पढ़ाने के बाद और अपना खाना बनाने के बाद ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए यमुना नदी के किनारे घूमने के लिए गया था, जहाँ पर उसे सुधा जी नदी में डूबती हुई दिखाई दी। माँ जी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? मोहन ने सुधा जी से पूछा। तो सुधा जी ने कहा, अब होठों से कुछ नहीं निकल रहा था। बेटा, मैं ठीक हूँ, अब मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ। मोहन ने कहा, क्या माँ जी, मैं डॉक्टर को बुला कर ले आऊँ? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुधा जी ने धीमे स्वर में कहा। मोहन कहने लगा, माँ जी, एक बात तो बताइए, आप कौन है और आप नदी में कैसे गिर गई थी? क्या आपका पैर फिसल गया था? इतना सुनने की देर थी। सुधा जी तो फूट फूट कर रोने लगी और डर के मारे कांप रही थी। मोहन बोला, माँ जी, आप रोइए मत, अब आप मेरे पास हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगा। मोहन ने सुधा जी को चुप कराते हुए उन्हें कहा, अब आप आराम कर लीजिए और थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। थोड़े दिन आराम करके आपको अच्छा लगेगा, हम फिर आपसे बात करते हैं। इतना कहकर मोहन ने सुधा जी को खाना खिलाकर सुला दिया था। अगले दिन जैसे ही सुधा जी उठी तो जोर जोर से रोने लगी। उनका दिल और दिमाग तो जैसे सदमा सा लग गया था। वह घबरा गई थी। मोहन ने फिर से सुधा जी को चुप कराया और चुप कराने के बाद उन्हें नाश्ता कराया। मोहन कहने लगा, अरे माँ जी, कुछ तो बताइए, आखिर आपके साथ हुआ क्या था, ताकि मैं आपकी कुछ तो मदद कर पाऊँ। मुझे आप अपना बेटा ही समझ लीजिए, घबराइए मत, बिना घबराए मुझे सब कुछ बता दीजिए, मैं आपकी जरूर सहायता करूंगा। मोहन की बातें सुनकर सुधा जी को कुछ अच्छा लग रहा था तो बोली, अरे बेटा, मेरा नाम सुधा है, मेरे पिताजी एक स्कूल के प्रधानाचार्य थे और मैं अपने पिताजी की इकलौती बेटी थी और साथ में माता पिता दोनों की लाडली बेटी भी थी। मेरे माता पिता दोनों मुझे जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी छोटी से छोटी इच्छा भी उनके लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन किसी वजह से मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। मेरे पिताजी के चले जाने के बाद मेरी माँ एकदम अकेली पड़ गई थी। मेरी माँ ने मेरी शादी मेरे पिताजी के ही एक दोस्त के बेटे राजेंद्र से कर दी थी। राजेंद्र जी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वह एक बैंक में नौकरी करते थे। बैंक के सभी लोग भी उनका बड़ा ही आदर सम्मान किया करते थे। राजेंद्र जी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी तरह का कोई दुख नहीं दिया था। पूरे 3 साल बाद हमारे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ। हमारे आंगन में एक नन्हा सा फूल खिला। हमने अपने बेटे का बहुत ही प्यार से राजू नाम रखा। राजू जैसा बेटा पाकर हम दोनों बहुत ही खुश थे। मेरे सास ससुर भी अपने पोते को बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन एक हादसे में मथुरा जाते हुए मेरे सास ससुर की मृत्यु हो गई थी, जिसमें मेरे सास ससुर एकदम से भगवान को प्यारे हो गए थे। माता पिता के चले जाने के बाद मेरे पति काफी उदास रहने लगे थे। फिर जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें उन्हें शराब पीने की लत लग गई थी। शराब पीकर रोज रोज घर आना और मुझे उल्टा सीधा बोलना और गंदी गंदी गालियां देना, मारपीट करना, यह सब शुरू कर दिया था। मेरे पति की नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि वह अब नौकरी पे भी समय से नहीं जाते थे, जिस वजह से उन्हें निकाल दिया गया था। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे, जिससे मैंने उन पैसों से एक छोटी सी दुकान कर ली थी। घर में ही उस दुकान को चलाती थी, जिसमें खाने पीने का सामान थोड़ा बहुत रख लिया था। उसको कौन से जो पैसे आते थे उसी से घर को चलाती थी।
और अपने बेटे की फीस भरती थी। शराब की लत ने राजेंद्र जी को इतना बेकार बना दिया था जैसे वह कभी थे ही नहीं। मेरी कमाए हुए पैसों को भी मुझसे छीन कर ले जाते थे, इसलिए मुझे उनसे छिपा कर पैसे रखने पड़ते थे। जब मेरा बेटा 12 साल का था तो वह बहुत ही समझदार था। मेरा बेटा बहुत ही बुद्धिमान और संवेदनशील भी था। राजू मुझे बहुत प्यार करता था। मैं वह सभी बातें समझने लगा था। एक दिन राजेंद्र जी ने जब मुझ पर हाथ उठाया तो राजू अपने पिताजी का विरोध करने लगा और उनके सामने आकर खड़ा हो गया और मेरे हिस्से की मार खुद ही खा ली। राजेंद्र जी की हालत तो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उन्हें एक गंभीर बीमारी भी लग गई थी जिससे उनका लीवर भी खराब हो गया था। लीवर खराब होने के कारण एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनके चले जाने के कारण मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। भले ही वह उनका सहारा नहीं बनते थे, फिर भी उन्हें ऐसा तो लगता था कि घर में उनका अपना कोई तो है, जिसकी वजह से वह कठिनाइयों का सामना भी कर लेती थी। लेकिन राजेंद्र जी के चले जाने के बाद एकदम अकेली पड़ गई थी। उनकी जिंदगी में जाने कितनी मुश्किलें आई। एक अकेली औरत और ऊपर से अपने बच्चों को पालना सुधा जी के लिए चुनौती बनता जा रहा था। तब मैंने और ज़्यादा मेहनत की क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की जिम्मेदारियां भी थी। उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना था, उसको अच्छी शिक्षा भी देनी थी, जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की आवश्यकता थी। मैंने अपनी दुकान के काम को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मेरी दुकान और भी ज़्यादा अच्छे से चलने लगी थी और मैं अपनी दुकान को एक शोरूम का रूप दे दिया और 2-3 लोगों को काम करने के लिए भी रख लिया था। पैसे जमा करके मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए लखनऊ भेज दिया था, जहां उसने अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। और मेरे बेटे ने जो मेहनत की थी, भगवान ने अब मुझे उसकी मेहनत का फल दे दिया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद लखनऊ में ही एक अच्छी सी कंपनी में मेरे बेटे को नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिलने के बाद मेरा बेटा कहने लगा, माँ, आपने सारा जीवन अपनी कठिनाइयों में बिताया है, अब तो भगवान की दया से मेरी अच्छी नौकरी भी लग गई है। अब आप यह काम छोड़ दीजिए, अब इन सबको मैं नौकर देख लेंगे और आपको आराम करने की ज़रूरत है। इस उम्र में अब आपको आराम करने की ज़रूरत है और खाली समय में मैं देख लूँगा, आप तो बस आराम कीजिए। बेटे की बात मानकर मैंने काम करना छोड़ दिया था और घर पर ही समय बिताने लगी थी। परंतु अकेले होने के कारण मेरा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। कभी मुझे अब मेरे पति की यादें घेर लेती थी तो कभी अपने बेटे की। तो मैंने सोचा कि अब तो मेरे बेटे की अच्छी नौकरी भी लग गई है और हमारे घर की स्थिति भी सुधर गई है, क्यों ना राजू की शादी कर दी जाए। घर में अगर बहू आएगी तो घर में रौनक हो जाएगी और मेरा मन भी लगा रहेगा और फिर घर में पोता पोतियों की किलकारियां गूंज उठेंगी। यह सब सोचकर मैंने अपने बेटे राजू की शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश शुरू कर दी। मुझे रागनी नाम की एक लड़की अपने बेटे राजू के लिए पसंद आ गई। रागनी देखने में सुंदर थी और अच्छे संस्कारों वाली भी दिखाई पड़ रही थी। मुझे वह पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। मैंने रागनी की फ़ोटो अपने बेटे राजू को भेज दी। उसने यह कहकर हाँ कर दी कि माँ, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, आप जैसा सही समझे आप ऐसा ही कर लीजिए। मैंने अपने बेटे के लिए रागनी को ही अपनी बहू के रूप में चुन लिया था। अच्छा सा मुहूर्त देखने के बाद मैंने अपने बेटे राजू की शादी रागनी के साथ करवा दी थी। शादी के 10 दिन तक तो राजू घर पर ही रहा, लेकिन उसे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली थी और वह अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए 10 दिन के बाद मेरा बेटा वापस अपनी नौकरी पर चला गया था। बहू के आने से घर में बड़ी रौनक हो गई थी। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बेटे के लखनऊ चले जाने के बाद मेरा मन उदास हो गया था, परंतु यह सोचकर खुश थी कि चलो कम से कम कोई तो मेरे पास है। रागनी शुरू में तो अपनी सासू माँ का ख्याल रखती थी, उसका रवैया भी सुधा जी के प्रति अच्छा ही था। रागनी को अपनी सहेलियों से मिलना जुलना ज़्यादा ही पसंद था। अक्सर वह अपनी सहेलियों से मिलने जाया करती थी। उसकी एक सहेली का घर भी हमारे घर से थोड़ा सा आगे ही था। उसकी शादी भी रागनी की शादी के कुछ दिन बाद ही हो गई थी। दोनों बहुत ही अच्छी सहेली थी। थोड़े दिनों के बाद रागनी ने भी उस स्कूल में नौकरी करने की बात की जिस स्कूल में उसकी सहेली पढ़ाया करती थी। सुधा जी का बेटा राजू तो नहीं चाहता था कि रागनी नौकरी करे, क्योंकि भगवान के दया से उनके घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। जब बहू ने ज़्यादा ही
जिद की तो सुधा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मेरा तो जीवन गुजर चुका है, लेकिन अगर बहू नौकरी करना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मैंने तो अपना जीवन ही जी लिया है। बच्चों को उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने देना चाहिए। परंतु उसके कुछ समय पश्चात ही रागिनी का बर्ताव तो बदलने लगा था। ना तो वह मेरे पास बैठती थी और ना ही मुझसे बात करने का उसके पास समय होता था। स्कूल से आने के बाद भी घंटों घंटों तक फोन पर लगी रहती थी। अगर मैं पूछती तो किसका फ़ोन है तो कहती मेरी माँ का फ़ोन है, और कभी कह देती अपनी बहन से बात कर रही हूँ। और उसने मेरा अपमान करना भी अब शुरू कर दिया था और मुझे माँ कहने की बजाय मेरा नाम लेना भी शुरू कर दिया था। मुझे नाम से ही पुकारने लगी थी। पहले तो मुझे माँ जी कहती थी, अब तो सीधा सुधा ही बोलती थी। मेरा नाम लेने में उसे जरा भी संकोच नहीं होता था। अपनी छोटी बहन की तरह मेरा नाम लेती थी। अपने कमरे का दरवाज़ा भी घंटों घंटों बंद रखती थी। एक दिन मैं उसके कमरे में कुछ सामान लेने के लिए गई तो मैंने देखा कि उसके कमरे में एक सिगरेट का पैकेट पड़ा हुआ है। वो पहले से ही सिगरेट पीती थी या अभी अभी पीना शुरू किया है, यह मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि इस सिगरेट के पैकेट का संबंध या तो रागिनी से है या फिर उस लड़के से जिसके साथ घंटों बातें करती है। मेरे होश तो जब उड़ गए जब रागिनी को किसी अमित नाम के लड़के से फोन पर बातें करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। मेरा शक यकीन में बदल गया था। ना जाने कब से रागिनी हमें धोखा दे रही थी। रागिनी ने मुझे बहुत डराया धमकाया, जिससे मैं चुप रही। रागिनी मुझे जान से मारना चाहती थी। उसने मुझे मारने का पूरा इंतजाम कर लिया था। यह तो मुझे पता नहीं था, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मुझे तो बस याद है कि मैं तो योगा क्लास से वापस आ रही थी। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक गाड़ी में पाया और गाड़ी में रागिनी और रवि की आवाज़ आ रही थी जो धीमे धीमे से बातें कर रहे थे। लेकिन मैं तो बेहोशी की हालत में थी, इसलिए ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही मुझे थोड़ा होश आया तो दोनों ने मेरे हाथ पैरों को पकड़कर मुझे यमुना नदी में फेंक दिया था। मुझे तो ऐसा लगा था अब तो मैं मरना निश्चित ही है, अब तो मैं मर ही जाऊंगी। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो मैं उसी रात मर गई होती। इतना कहकर सुधा जी जोर जोर से रोने लगी। उसी रात रागिनी और अमित घर वापस आते हैं। दोनों काफ़ी डरे हुए थे, परंतु अमित उसे समझाता है और उसके पति राजू को फोन करने के लिए कहता है। रागिनी अपने डर के ऊपर काबू पाकर राजू को फ़ोन लगाती है और कहती है कि अरे राजू, माँ जी योगा क्लासेस से अभी तक वापस नहीं आई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पूरी रात बीत गई है, पता नहीं माँ जी कहाँ होंगी। राजू रागिनी की बात सुन रह गया था। उसने रागिनी से बोला कि आस पड़ोस में जाकर पूछे माँ जी के बारे में। तो रागिनी कहने लगी, मैंने आस पड़ोस में सब जगह ढूंढ लिया है, परंतु मुझे माँ जी कहीं भी नहीं मिल रही हैं। राजू, तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, मुझे माँ जी की बहुत चिंता हो रही है, अजीब सा डर सता रहा है, जाने कैसी बातें मन में चल रही हैं। राजू कहने लगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ, मेरे आने तक तुम घर पर ही रुकना, खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेना, अगर कुछ पता लग जाए तुम मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। इतना बोलकर राजू ने फ़ोन रख दिया और अपने घर के लिए निकल पड़ा। राजू को फ़ोन करके रागिनी ने अमित को भी उसके घर भेज दिया था। राजू को आते काफ़ी रात हो चुकी थी। लखनऊ से रुड़की तक का सफ़र काफ़ी दूर था। पूरे सफ़र अपनी माँ के लिए दुखी होते हुए कट रहा था। उसका भगवान जानता है कि इतने दुख में उसने कैसे सफ़र को तय किया है। जैसे ही राजू घर पहुंचा तो रागिनी घर आते ही उससे लिपट कर रोने लगी। राजू ने रागिनी को बड़ी ही मुश्किल से चुप कराया। सबसे पहले वह लोग पुलिस स्टेशन चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने सुधा जी के गायब होने की खबर लिखवाई। पुलिस वाले भी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उन्हें ढूंढने लगे थे। सुधा जी के पोस्टर भी जगह जगह पर लगवा दिए गए थे। राजू तो रात रात तक अपनी माँ को ढूंढ रहा था। उसके लिए एक एक रात काटनी मुश्किल हो रही थी। हर जगह ढूंढने के बाद उसे उसकी माँ नहीं मिल रही थी। राजू ने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन किया और अपनी माँ के बारे में पूछा, लेकिन किसी को सुधा जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। भूखे पेट बेचारा राजू इधर से उधर भाग दौड़ करता हुआ अपनी माँ को ढूंढ रहा था, पर पुलिस स्टेशन से भी कोई खबर आने का इंतजार कर रहा था।
उधर दूसरी तरफ सुधा जी की बातों को सुनकर मोहन भी बड़ा अफसोस जाहिर कर रहा था और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था कि माँ जी, आपके साथ जो भी हुआ, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ किसी के माता पिता के साथ भी ऐसा कभी भी ना हो। लेकिन माँ जी, आपको अपनी बहू और उस नालायक लड़के अमित को सबक जरूर सिखाना चाहिए। सुधा जी कहने लगी, लेकिन बेटा, मैं तो बूढ़ी विधवा औरत हूँ और क्या कर सकती हूँ। मेरे हाथ पैर तो कब्र में लटक रहे हैं, मैं उनका क्या बिगाड़ सकती हूँ। मोहन कहने लगा, माँ जी, आप अपनी आंखों से अपने आंसुओं को साफ कर लीजिए। आप एक नारी हैं, आप नहीं जानती कि आपके अंदर कितनी अपार शक्ति छुपी हुई है। अगर आप ठान ले तो उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं। अपने कितनी कठिनाइयों को चढ़कर इस मुकाम तक आई हैं, तो फिर उन्हें सबक सिखाना कौन सी बड़ी बात है। जिसने अपनी बहू पर ममता लुटाई, आज वही नई दुर्गा का रूप धारण करके ऐसी बहू को सबक भी सिखा सकती हैं। आप एक माँ हैं और एक औरत भी हैं। अगर आप अपनी पर आ जाएं तो धरती अंबर तक हिलाकर रख सकती हैं। माँ जी, एक बात तो सोचिए कि अगर ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाए तो ऐसे लोग समाज में कितनी गंदगी मचा कर रख देंगे। ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। आपके जैसी जाने कितनी माताएं हैं जिनके साथ ऐसी घिनौनी साजिश हो रही है। जाने कितने माँ बाप ऐसी घिनौनी साजिशों का शिकार होते जा रहे हैं। बिना मार खाए इनको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन भगवान ने आपको दूसरा जन्म दिया है ताकि उन लोगों को उनके किए की सजा दी जा सके और उनको उनके हिस्से का दंड मिल सके और आप इस समाज का उद्धार कर सकें। और फिर अपने बेटे के बारे में भी तो सोचिए, क्या वह आपके बेटे को जिंदा छोड़ देगी? जो हाल उसने आपका किया है वह आपके बेटे को मारने में भी एक पल नहीं लगाएगी। और फिर आपका पोता भी है, जो इंसान उसको मार सकता है वह आपके पोते को और बेटे को भी मार सकता है। क्या आप उन्हें मरवाना चाहती हैं? उनके बारे में तो कुछ सोचिए। मोहन कहने लगा, मेरी तरफ देखिए माँ जी, मैं कैसे अकेले अपने बिना माता पिता के जीवन को बिता रहा हूँ और कैसे अपना जीवन काट रहा हूँ। मैं सब जानता हूँ। हर खून का रिश्ता तो अच्छा नहीं होता, लेकिन माँ जी, कुछ रिश्ते भगवान भी बनाता है जिनमें खून का रिश्ता तो नहीं होता लेकिन एहसासों का रिश्ता जरूर होता है। वैसा ही रिश्ता आज मेरे और आपके बीच बन गया है। आज मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ हैं। जब मोहन ने अपनी पूरी बात सुधा जी को बोली तो सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने मोहन को गले से लगा लिया। अब सुधा जी को भी सहारा मिल गया था, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। सुधा जी के अंदर ऊर्जा आ गई थी और वह बोल उठी, अब आगे क्या करना है बेटा, मुझे तो बताओ। मोहन कहने लगा, वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको जैसा जैसा कहूँगा आपको वैसा ही करना होगा। बस आप उठाइए त्रिशूल और कर लीजिए दुर्गा का रूप धारण। मोहन अगले दिन बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान लेकर आ गया और आने वाले कुछ दिनों की प्लानिंग शुरू कर दी। ट्यूशन की भी एक हफ्ते की छुट्टी कर दी थी। सुधा और मोहन ने बच्चों ने बदला लेने की पूरी प्लानिंग बना ली थी। इधर सारी प्लानिंग करके सुधा और मोहन पारी खेलने के लिए तैयार बैठे थे। उधर पुलिस सुधा जी को ढूंढ कर परेशान हो चुकी थी, परंतु उनका कहीं पता सता नहीं चल रहा था। पुलिस कहने लगी, हम उनकी तलाशी जारी रखेंगे, जैसे ही कोई खबर मिलेगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी। अच्छे दिन बीत चुके थे, लेकिन राजू को अपनी माँ की कोई खबर नहीं मिल रही थी। इस वजह से राजू अपनी आंखों में आंसू लिए वापस लखनऊ लौट जाता है। दूसरी तरफ रागिनी और अमित के जाने की सारी खबर का मोहन जायजा ले रहा था। कूदकर अमित के घर के अंदर घुस गया। अमित के घर के अंदर लाल रंग के पैरों के निशान बना डाले। इस तरह उन्होंने अपनी पहली पारी खेली। रात को जब अमित बाथरूम जाने के लिए उठा तो उसने अपने आंगन में उल्टे लाल पैरों के निशान बने हुए देखकर दंग रह गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर की तरफ गया हो। पैरों के निशान देखकर अमित सच में डर गया था। अब रात भर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। अगले दिन सुबह होते ही उसने यह बात रागिनी को बताई। उसकी ऐसी बातें सुनते ही रागिनी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अरे अमित यार, तुमने कल रात कुछ ज़्यादा ही पी ली होगी और तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नशा हो गया होगा जो तुम ऐसा बोल रहे हो। अमित कहने लगा, अरे नहीं नहीं रागिनी, यह मेरा वहम नहीं हो सकता, मैं सच में वह निशान देखे थे।
लेकिन रागिनी ने उसे चुप करा दिया। रागिनी को क्या खबर थी कि अब उसका नंबर भी आने वाला है। रागिनी से बात करने के बाद अमित सो गया था। आधी रात में किसी की पायल की झनकार की आवाज़ आ रही थी। पायल की झनकार की आवाज़ से रागिनी की नींद खुल गई थी। अपने डर पर काबू पाते हुए रागिनी ने पीछे देखा तो और पूछा, कौन है बाहर। जैसे ही रागिनी ने पूछा वह आवाज़ शांत हो गई थी। जैसे ही रागिनी सो गई तो फिर से वह आवाज़ आने लगी। इस बार तो आवाज़ जोर जोर से आ रही थी। अब तो रागिनी डर के मारे थर थर काँप रही थी। उसने सबसे पहले अमित को फ़ोन लगाया, लेकिन अमित ने फ़ोन नहीं उठाया था। फिर उसने राजू को फ़ोन लगाया तो राजू ने भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। डर के कारण रागिनी सारी रात जागती ही रही। सारी रात जागने के कारण सुबह को उसकी आंख लग गई थी, जिसके कारण स्कूल में भी लेट हो गई थी और ना ही अपने बेटे मोनू को भी स्कूल भेज पाई थी। लगभग 11 बज चुके थे। अमित ने फ़ोन करके रागिनी से स्कूल न आने का कारण पूछा तो रागिनी ने रात की सारी आप बीती और रात की सारी घटना के बारे में अमित को बता दिया। रागिनी की बातों को सुनकर अमित कहने लगा, अब तुम्हें पता चला कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। फिर अमित कहने लगा, रागिनी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं इस बारे में। स्कूल आने के बाद अमित रागिनी से मिलने उसके घर आ गया। अमित कहने लगा, अरे रागिनी, अगर तुम चाहो तो क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकता हूँ। रागिनी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मैं अपने बेटे मोनू को इन सब से दूर रखना चाहती हूँ, लेकिन अपना फ़ोन साउंड पर रखना। अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें तुरंत ही बता दूंगी, तुम जल्दी से आ जाना। इतना सुनकर अमित अपने घर चला गया और आज रात फिर से रागिनी अकेली हो गई थी। डरते डरते रागिनी सो गई। कुछ गिरने की आवाज़ से रागिनी की आंखें खुल गई थी। जैसे ही रागिनी बेड से उठी तो उसने देखा कि दरवाजे पर काली परछाई नजर आ रही थी। बस फिर क्या था, दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। बार बार अमित को फ़ोन लगा रही थी और उसको अपने घर बुला रही थी। रागिनी अमित से कहने लगी, अरे अमित, यह क्या हो रहा है? कहीं यह माँ जी की आत्मा तो नहीं है? रागिनी ने डरते हुए अमित से पूछा। अमित ने कहा, अरे नहीं नहीं रागिनी, ऐसा नहीं है, लेकिन जब से उस बुढ़िया को मारा है तभी से यह सारी घटना हमारे साथ हो रही है। दोनों बैठे हुए सभी बातें कर रहे थे। अचानक से लाइट चली जाती है। अंधेरा होने के कारण दोनों डर के मारे कांप रहे थे। थोड़ी देर में लाइट आ जाती है तो दोनों की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर खून में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, तुम दोनों की मौत निश्चित है। यह लिखा देखकर दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। रागिनी, हमें लगता है इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर देनी चाहिए, अमित ने कहा। रागिनी बोली, अरे अमित, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? क्या तुम भूल गए हो कि अभी अभी कुछ दिन पहले हमने एक मर्डर किया है? पुलिस अभी तक उस बुढ़िया को ढूंढ रही है। अगर हमने रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस को सबसे पहले मेरे ऊपर ही शक होगा। रागिनी ने दांतों को भींचते हुए कहा। अमित कहने लगा, रागिनी, वह तुम्हारी सास थी, मेरी नहीं। रागिनी कहने लगी, अमित, तुम तो डर के मारे पागल ही हो गए हो। यह भी नहीं पता क्या बोल रहे हो। अरे जब पुलिस मुझे पकड़ेगी तो दूसरा नंबर तुम्हारा भी तो होगा। अमित ने फिर से कहा, अच्छा बाबा, चलो बहस नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, कल किसी पुजारी को बुलाकर हम दोनों अपने अपने घरों में हवन करवा लेते हैं, यही सही रहेगा। अगले दिन दोनों ने पंडित को बुलाकर सबसे पहले रागिनी के घर में और फिर अमित के घर में हवन करवा दिया। पंडित जी दोनों घरों की शुद्धि करके चले गए। अब दोनों के मन को शांति थी। रात के लगभग 2 बज गए थे। अमित के कमरे की घड़ी अचानक से टिक टिक की आवाज करते हुए नीचे गिर पड़ी। अमित की नींद टूट गई थी। अमित इतना टूटी हुई घड़ी और कांच को उठाया तो कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में भी लग गया था, जिससे काफी खून बह रहा था, जिससे वह अपने लिए टिफिन भी तैयार नहीं कर पाया था। तो उसने रागिनी को फ़ोन करके कहा कि मेरे लिए भी टिफिन लेती आए। रागिनी ने आलू के पराठे बनाए और भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई और 2 टिफिन पैक कर दिए। मोहन ने दोनों के फ़ोन को छत पर नज़र रखे हुए था। उनकी हर गतिविधि पर मोहन की नज़र टिकी हुई थी। मौका पाते ही उसने सब्जी के डब्बे को बदल दिया। जो टिफिन रागिनी ने अमित को दिया था, टिफिन को मोहन ने बदल दिया था। जैसे ही अमित ने टिफिन खोला तो वह पसीना पसीना हो गया था। उसके टिफिन में एक मांस का टुकड़ा था। उसका मन खराब हो रहा था और उल्टी करने लगा। सभी लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। पूरे स्टाफ में दुर्गंध मच गई थी।
अमित ने रागिनी को इस बात पर बहुत फटकार लगाई कि उसने ऐसा खाना दिया है। वह शुद्ध शाकाहारी था, लेकिन रागिनी नहीं जानती थी कि वह मांस का टुकड़ा डिब्बे में कैसे आया। इन सभी बातों से अमित का सर चकरा रहा था। रागिनी जैसे ही अपने घर पहुंची तो देखकर हैरान रह गई थी। आंगन में उसकी साड़ी खून से रंगी हुई पड़ी थी, जो साड़ी उसकी सासू माँ ने उसे उसकी सालगिरह पर दी थी। डर के मारे तो उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यह सब बातें वह तो अपने पति को बता सकती थी और ना ही पुलिस को, क्योंकि उन्हें अपने पकड़े जाने का डर था। ऐसी ऐसी घटनाएं उनके साथ लगभग रोज होने लगी थी। एक रात अमित फोन पर बातें करते करते रागिनी के घर की छत पर आ पहुंचा। अपनी छत के ऊपर खड़े हुए वह बातों में व्यस्त था तो उसे दूसरी साइड की छत पर एक सफ़ेद साड़ी में सुधा जी बैठी दिखाई दी। वह साड़ी में लंबे बाल और कमर तक आ रहे थे। उसके काफ़ी लंबे नाखून थे। उसके मुंह से खून बरस रहा था। यह सब देखते ही अमित चीखने लगा और उसके पास पैर जैसे लड़खड़ाते हुए जा रहे थे। उसकी पैंट भी गीली हो गई थी, यहाँ तक कि वह डर के मारे बेहोश होकर गिर गया था। उधर मोहन और सुधा जी का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था और वह अपने घर चले जाते हैं। जब अमित को होश आता है तो रात के लगभग 4 बजे हुए थे। डरते डरते अपने कमरे में आता है और वापस आकर रागिनी को फ़ोन करता है तो देखा कि उसमें रागिनी की कई सारी मिस कॉल पड़ी हुई है। फ़ोन को दोबारा से बंद कर देता है। अमित का सिर चकरा रहा था। उसकी हालत एक पागल के जैसी हो गई थी। एक तो वह रात भर सो नहीं पाता था। उसे हर तरफ सुधा जी का चेहरा ही नजर आता था। उसके दिलो दिमाग पर सुधा जी की तस्वीर छप गई थी, जो उसने अपनी छत के ऊपर अच्छे से देखी थी। अमित को फ़ोन कर करके रागिनी परेशान हो गई थी। अचानक से प्यास लगने के कारण उसकी आंख खुली तो किचन में पानी लेने गई। पानी पीने के बाद जैसे ही किचन से मुड़ी तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोने की आवाज़ सुनकर रागिनी डर गई थी। उसने फिर से लाइट को ऑन किया। जैसे ही किचन से बाहर निकली, किचन का दरवाज़ा बंद हो गया था। डर के मारे उसका पसीना छूट रहा था। डर के मारे पीछे मुड़ी तो देखा कि उसके पीछे चाकू लेकर सुधा जी खड़ी हुई थी। अंधेरे में उसकी बड़ी बड़ी आंखें रागिनी को जैसे खाने को दौड़ रही थी। उसके पूरे कपड़े गीले हो रखे थे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ रागिनी को देख रही थी। सुधा जी को देखकर रागिनी की तो सांसें ही रुक गई थी। डर के कारण चारों ओर उसे घेर रखा था। मुंह खोलकर अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगनी चाही उसने सोचा कि, लेकिन उसकी तो जबान नहीं खुल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके होठों को फेविकोल से चिपका दिया हो। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। रागिनी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। अचानक से लाइट खुद ब खुद आ गई थी। रागिनी ने देखा कि किचन में कोई नहीं था। गिरते पड़ते रागिनी अपने कमरे में दौड़ी और आते ही अमित को फ़ोन लगाया, लेकिन अमित का फ़ोन तो बंद था। रागिनी ने हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सारी रात को बिता दिया था और सुबह होते ही मंदिर जाकर पूजा करने लगी और भगवान से माफ़ी मांगने लगी। अपने कर्मों की क्षमा मांग रही थी। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। उधर अमित भी डर के मारे पागलों की तरह भागता फिर रहा था। फ़ोन को बंद करके और घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके बैठा था और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। सुबह के 5 बजने को आए थे और कहते हैं कि मनुष्य के अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसे इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ अमित के साथ भी होने वाला था। भगवान ने आज उसे इस बदलाव की हालत में छोड़ दिया था, जैसे उन्होंने सुधा जी के साथ किया था। उसने रागिनी के साथ मिलकर सुधा जी को यमुना नदी में धक्का दे दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया था। यह सभी बातें अमित के दिमाग में घड़ी की सुई की तरह चलते जा रही थी। अचानक से कोई आवाज़ उसके दिल दिमाग को जब छेड़ रही थी तो उसे अचानक क्या हुआ और वह अचानक से उठकर बैठ गया। उठ खड़ा होकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था। घर का दरवाज़ा खोलकर वह बाहर निकला और उसने चलना शुरू कर दिया। वह नंगे पैर चलता जा रहा था। वह कहाँ जा रहा था उसे कुछ पता नहीं था। बस एक रोबोट की भांति चला जा रहा था। चलते चलते उस यमुना नदी के पुल पर पहुंच गया, जहां अभी कुछ दिन पहले उस अपने स्वार्थ के चलते उसने सुधा जी को यमुना नदी में फेंक दिया था।
नंगे पांव पुल पर खड़ा हुआ और तुरंत यमुना नदी में छलांग लगा दी। इस तरह उसे उसके कर्मों का दंड मिल गया। रागिनी सुबह होते ही अमित को फोन करके परेशान हो रही थी, लेकिन अमित का फोन तो बंद आ रहा था। वह अपने बेटे मोनू को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। उसने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और सोचने लगी कि हो सकता है अमित भी रात भर सो नहीं पाया हो और अभी सो रहा हो, इसलिए उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया होगा। उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई होगी। यह सोचकर वह अमित के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। सुबह के लगभग 11 बज चुके थे। अभी तक अमित का फ़ोन नहीं आया था। रागिनी इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है। रागिनी को लगता है कि अमित का फ़ोन होगा, लेकिन फ़ोन तो उसकी सहेली का था। उसने बताया कि अमित ने यमुना नदी में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया है। इतना सुनकर रागिनी के हाथों से फ़ोन नीचे गिर गया। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और अपने सर को पीटने लगी। उसकी यह आंसू पीड़ा के नहीं थे, बल्कि डर के थे। वह पूरी तरह से डर गई थी। उसके दिल और दिमाग पर डर बैठ गया था। पागलों की तरह खुद से बातें करती हुई बोली, हे भगवान, यह क्या हो गया है? यह कोई सुसाइड नहीं है, यह तो एक मर्डर है। आखिर सुधा ने अपना बदला ले ही लिया और अब अगली बारी मेरी है। लेकिन नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है। मैं मरना नहीं चाहती। अब क्या करूं मैं? सुधा तो मुझे मार ही डालेगी। क्या करूं मैं? पुलिस को सब कुछ बता दूं? प्लीज पुलिस ही मुझे बचा सकती है। मुझे अमित की तरह नहीं मरना है। अब तो मैं पुलिस को सच सच बता दूंगी। रागिनी बोलते बोलते काफ़ी घबरा रही थी। रागिनी की जबान लड़खड़ा रही थी। रागिनी नंगे पैरों पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ी जा रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर सबसे पहले उसने अपना बयान दर्ज करवाया और कहा कि मेरा नाम रागिनी है, मैं राजू की पत्नी हूँ। मेरे दोस्त और मैंने मिलकर यमुना नदी के पुल से अपनी सासू माँ को धक्का देकर मार डाला है। मैं अपना जुर्म को कबूल करती हूँ। रागिनी का बयान सुनकर पुलिस ने तुरंत ही राजू को फ़ोन लगाया। जल्द से जल्द उसे पुलिस स्टेशन आने को कहा और पुलिस के द्वारा रागिनी द्वारा बताई गई जगह पर सुधा जी को ढूंढने के लिए भेजा। काफ़ी देर तक पूछताछ करने के बाद और काफ़ी पड़ताल करने के बाद पुलिस को पता चला कि सुधा जी तो जिंदा हैं और किसी मोहन नाम के लड़के के घर में रहती हैं। पुलिस उन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन में आ गई। थोड़ी देर के बाद राजू भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। राजू अपनी मां को जिंदा देखकर अपनी मां से लिपटकर रोने लगता है, लेकिन अभी तक वह रागिनी के कर्मों को नहीं जानता था कि उसने उसकी मां को मारने की कैसे कोशिश की, क्योंकि अभी तक पुलिस ने राजू को कुछ भी नहीं बताया था। थोड़ी देर में राजू के चुप हो जाने के बाद पुलिस ने राजू को बताया कि तुम्हारी माँ के साथ क्या क्या हुआ था। यह सब सुनकर राजू की आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई थी। वह रागिनी के पास जाता है तो पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी। राजू 2 थप्पड़ जोर जोर के लगाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जाने क्या क्या सुनाता है, लेकिन पुलिस उसको यह करने से रोक देती है। रागिनी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लग चुका था और अगले दिन उसे कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया, जहां पर सुधा मोहन और अमित के साथ खड़ी थी और बहुत सारे लोग भी एक दूसरे को देख रहे थे। सभी को बारी बारी से अपनी बात कहने को कहा गया। राजू मोहन को दिल से धन्यवाद दे रहा था कि उसने उसकी मां को कैसे बचाया है। वह उसका एहसानमंद है। रागिनी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रागिनी कोर्ट में जज साहब और राजू से माफ़ी मांग रही थी, परंतु ना ही उसे माफ़ी राजू से मिली और ना ही कानून माफ़ करता है, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसे घिनौने काम को करने के लिए माफ़ी नहीं है। इसलिए रागिनी को इस घिनौने काम के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया गया। रागिनी अपने कर्मों का दंड भोग रही थी। उसने जैसा किसी के साथ किया, उससे भी बड़ा उसके साथ हो रहा था। आखिर कब तक बूढ़े माँ बाप इस घरेलू हिंसा का शिकार होते रहेंगे? आखिर कब तक सरकार द्वारा घरेलू हिंसा कागज के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगी? आज जो सुधा जी के साथ हुआ वह किसी के माता पिता के साथ भी हो सकता है। इसलिए खुद को जागरूक करना और दूसरों को भी जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जैसे भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ बनाई गई नीतियों से लाभ उठाएं। शायद माता पिता
इस घिनौनी साजिश से बच जाएं। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। एक नई कहानी के साथ हम आपको फिर मिलते हैं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।